हेलो ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो आपका एमसीक्यू होने वाला है। आज जो हम एमसीक्यू देखेंगे वो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट या जो हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है उस पर बात करने वाले हैं। तो इस पे वो सारे एमसीक्यू मैंने इंक्लूड किए हैं जो आपके 2015 के बाद एग्जाम्स में आए हुए हैं यूजीसी नेट मैनेजमेंट के। ये आपकी मैनेजमेंट की लास्ट यूनिट है और बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। इससे 4 से 5 क्वेश्चन हर बार आते हैं और ये जो यूनिट है कहीं ना कहीं आपकी मेमोरी बेस्ड यूनिट है। इसमें आपको चीज़ों को लर्न करना पड़ेगा। बाकी जितनी भी यूनिट है मोस्टली यूनिट आपकी अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है। अगर आप चीज़ों को सही से लर्न कर लोगे तो उनके एप्लीकेशन पे बात होती है, लेकिन इसमें एप्लीकेशन पे कम बात होती है। इस पर आपकी लर्निंग पे मेन बात होती है। इसमें चीज़ों को आपको क्रैम करना पड़ेगा, तो आपका थोड़ा सा वो इसका डिसएडवांटेज है। बट लेकिन हम आपको मेथड बताएंगे कि आपको कैसे लर्न करना है चीज़ों को, ठीक है। अब जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, ये भी आपका कहीं ना कहीं लर्निंग बेस्ड क्वेश्चन है। दो आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन दी है, मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है, दूसरा आपका ईयर ऑफ फॉर्मेशन दिया है, ठीक है। तो देखो, जब तक आपको इनके बारे में नहीं पता होगा तब तक आप नहीं कर सकते हो। तो मैं आपसे एक चीज़ बोलूँगा कि ये जितनी भी इंस्टीट्यूट मैंने बताई हैं, ये SSI स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की हेल्पिंग या प्रमोटिंग ऑर्गेनाइजेशंस या इंस्टीट्यूशन होते हैं। इनको आप कैसे याद करो, जैसे पर्टिकुलर ये इंस्टीट्यूट है, इसका एक पर्टिकुलर फॉर्मेट बना लो, ठीक है। सबसे पहले आपका नेम, जैसे मान के चलो आपका सबसे पहला हो गया SI आपने उसका नाम लिखा और फुल फॉर्म लिखा, ठीक है। जैसे आपका ये वाला है स्मॉल इंडस्ट्री सर्विस इंस्टीट्यूट। फिर आपका ईयर, वो कब फॉर्मेशन हुआ है उसका ईयर लिखिए, ठीक है। फिर उसको रिकमेंड किस कमेटी ने किया था ये लिखिए। फिर आप लिखिए स्टेट है कि आपकी पर्टिकुलर सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। फिर आप लिखिए पर्टिकुलर उसका हेडक्वार्टर कहाँ है। फिर उसके ऑब्जेक्टिव, अगर आप जितनी मैंने आपको ऑर्गेनाइजेशंस दी हैं या जितने इंस्टीट्यूट दिए हैं इनके आप लिख लेंगे तो इनसे ज़्यादा कहीं भी बाहर से नहीं आता है, ठीक है। सिर्फ इन्हीं से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। सिंपल सा है। अब जैसे अगर हम बात करते हैं NSIC की, ठीक है, जो कि आपकी है नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन, ठीक है, जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रिकमेंडेशन पे बनाया गया था। मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया था, वो भी रिकमेंडेशन ऑफ इंटरनेशनल प्लानिंग टीम ऑफ फोर्ड फाउंडेशन, ठीक है। इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो आपका एड, असिस्ट एंड काउंसिल, फाइनेंस, प्रोटेक्ट एंड प्रमोट द इंडस्ट्री इन अ कंट्री, ठीक है। और इसका जो आपका फॉर्मेशन हुआ था वो 1955 में हुआ था, ठीक है। आपको अगर ऐसी चीज़ें याद होंगी, आप एक पर्टिकुलर ऑर्डर में लिखोगे जो सबसे पहले आई फिर उसके बाद आई, तो ये चीज़ें आपको याद करने में हेल्पफुल होंगी। आप चीज़ें ईजिली याद कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे अब ये आपका मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन था, आपको पता चल गया बी का फर्स्ट। एंड हाँ, अगर आपके इन 4 में आपको 2 बहुत अच्छे से आते हैं मैच द फॉलोइंग में, एक एडवांटेज होता है। अगर आपको 2 या 3 अच्छे से आते हैं तो आप इजीली क्वेश्चंस को कर लेते हो। आपकी अप्रोच कैसी होनी चाहिए इस एग्जाम में, मैं आपको बेसिकली वो बताता हूं और बताता हूं इन एमसीक्यू के द्वारा कि आपको क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, क्या चीजें देखनी है, और आपके जितने हो सकता है उतने कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश करता हूं। इससे पहले मैंने बहुत सारे एमसीक्यू प्रोवाइड किए। इवन आपका जो मैनेजमेंट और कॉमर्स है उसमें मोस्टली सारी यूनिट हो चुकी हैं, 1-2 यूनिट छोड़ के। तो आपको पता चल गया, आपको मान के चलिए सिर्फ बी के बारे में पता था, बी का आपका फर्स्ट होगा। तो देखो बाकी सारे आपके एलिमिनेट हो गए। आपको बाकी किसी के बारे में नहीं पता था अच्छे से, लेकिन आपने सबको एलिमिनेट कर दिया और आपका करेक्ट आंसर आ गया। इस तरीके से मैं बोलता हूं कि मैच द फॉलोइंग में ये बहुत अच्छी चीज है। अगर आपको 1 या 2 अगर आपको अच्छे से आते हैं तो ईजिली ये क्वेश्चंस हो जाते हैं, ठीक है। ऑल इंडिया स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बोर्ड जो था वो आपका आया था 1954 में, ठीक है। फिर आपका मैंने स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो था वो आपका 1956 में आया था। देन नेशनल रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जो है वो आपका 1953 में आया था, ठीक है। अगर आप जब भी करना है सबसे पहले जो आया उसको पहले लिखना ईयर, क्योंकि उससे आप एक ऑर्डर में लिखोगे तो चीज़ें लर्न करने में आपको दिक्कत नहीं होगी, चीज़ें समझ के आप लर्न करोगे, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आपका इंटरप्रेन्योर और इंट्राप्रेन्योर में एक डिफरेंस होता है, उस पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। द रेसिस्टेंस ऑफ एम्प्लॉइज
in an organization against flexibility, growth and diversification can be overcome by developing। ठीक है, तो इसमें बोला गया है आपका जो रेजिस्टेंस है एम्प्लॉय का ऑर्गेनाइजेशन में फ्लेक्सिबिलिटी, ग्रोथ और डाइवर्सिफिकेशन के ओवरकम किससे कर सकते हैं। देखो एंटरप्रेन्योरशिप या मतलब इसका मतलब एंटरप्रेन्योर का तो सिंपल सा मतलब होता है जो एक नए बिजनेस को स्टार्ट करता है, तो इसका तो ये होगा नहीं। मैनेजरियल डोमेन तो इतना ज़्यादा कंप्लीट आपको दिया नहीं, एडमिनिस्ट्रेटिव डोमेन भी कंप्लीट आपको दिया नहीं। जो आपका इंट्राप्रेन्योर होता है, ठीक है, ये एक आपके ऑर्गेनाइजेशन पे ही बंदा होता है। देखो इंटरप्रेन्योर और इंट्राप्रेन्योर में मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ, ठीक है। इंटरप्रेन्योर क्या होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन का बंदा नहीं होता, एक बेसिकली नई चीज को या किसी चीज को डेवलप करने की बात करता है इंटरप्रेन्योर, ठीक है। इंट्राप्रेन्योर क्या होता है, ये ऑर्गेनाइजेशन में आपका एक एम्प्लॉय होता है जिसको आप एक ऐसा कल्चर देते हो कि वो कुछ नया बना सके, ठीक है, कुछ वो नया कर सके, ठीक है। ये आपका गेम चेंजर होता है, ये वैल्यू क्रिएटर होता है, ठीक है। आपका इंटरप्रेन्योर होता है, उसको बहुत ज़्यादा फ्रीडम होती है क्योंकि सारी चीज़ें उसी के ऊपर डिपेंड करती हैं, उसको क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, तो कोई उसको पर्टिकुलर बता नहीं रहा होता। लेकिन यहाँ पे आपका फ्रीडम इतना नहीं होता जब हम इंट्राप्रेन्योर की बात करते हैं, क्योंकि ये आपके पर्टिकुलर एम्प्लॉयज़ ही होते हैं जो आपके पर्टिकुलर मैनेजर हैं या जो हायर ऑर्डर पे हैं आपके, वो आपको कहीं ना कहीं इंस्ट्रक्शंस दे रहे होते हैं। यहाँ पे उतना फ्रीडम आपको नहीं मिलता है। लेकिन रिस्क की बात करते हैं तो इंटरप्रेन्योर पे रिस्क हाई होता है क्योंकि इनका सब कुछ जितना इनका फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इनका खुद का होता है। और यहाँ पे आपका इंट्राप्रेन्योर जो होता है ये लेस एग्जीक्यूटिव रिस्क होता है क्योंकि ये क्या है कि दूसरे के रिसोर्सेज पे काम कर रहे होते हैं, ठीक है। अगर कुछ गलत भी हो जाता है तो इनका खुद का इतना लॉस नहीं होता है। इनका नो रिसोर्सेज, इनका कंपनी के रिसोर्सेज, इनको कोई रिसोर्स नहीं मिलते हैं, खुद के रिसोर्सेज पे काम करते हैं। जो कंपनी के रिसोर्स होते हैं इंट्राप्रेन्योर उन पे काम करते हैं, ठीक है। मार्केट, नोन हाउ, क्रेडिबिलिटी और कंपनी कल्चर, सिंपल सा कंसेप्ट है। अगर आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में फ्लेक्सिबिलिटी लानी है, ग्रोथ लाना है, डाइवर्सिफिकेशन लाना है, तो आपको इंट्राप्रेन्योरशिप कल्चर को प्रमोट करना चाहिए अपनी ऑर्गेनाइजेशन पे, ठीक है। हाँ, what are the response of the business in respect of social responsibility। देखो एक CSR का कंसेप्ट है जिसे आप बोलते हो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जितने भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, जो भी कंपनी है जो या कंपनी को जो भी इनपुट चाहिए होते हैं, चाहे वो आपका लैंड, लेबर, कैपिटल, मशीनरी हो, वो सब सोसाइटी से लेता है। एक इंटरप्रेन्योर या जो बिजनेस स्टार्ट करता है, आपका लैंड भी सोसाइटी से लेता है, मैन पावर या लेबर भी, लैंड, लेबर, कैपिटल भी कहीं ना कहीं सोसाइटी से लेता है, और सारे रिसोर्सेज जितने भी इनपुट होते हैं वो आपके सोसाइटी से लेता है, ठीक है। उसमें प्रोसेसिंग करता है, देन आउटपुट भी वो सोसाइटी को देता है। तो CSR ये बोलता है जब आप इनपुट भी हमसे लेते हो सोसाइटी से, जब आउटपुट भी आपको सोसाइटी को ही देना है, तो आपके जो काम है, जो भी आप वर्क करो, उन वर्क से या जो भी आप पर्टिकुलर प्रोडक्शन कर रहे हो उससे कल्चर पे इफेक्ट ना पड़े, उससे सोसाइटी पे इफेक्ट ना पड़े, सोसाइटी को कुछ हार्म ना हो, ठीक है, सोसाइटी को कुछ प्रॉब्लम ना हो। इसको आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलते हो। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सिंपल सा इतना कंसेप्ट है कि आप एक तरीके से जो आपका बिजनेस है, आप जितने भी आपके स्टेक होल्डर हैं, चाहे आपका एम्प्लॉय हो, चाहे आपका पर्टिकुलर मैनेजर हो, चाहे आपका कस्टमर हो, चाहे आपका सप्लायर हो, चाहे आपका गवर्नमेंट हो, आप उन सब के प्रति पर्टिकुलर अच्छे से काम करो, या पूरा ट्रस्ट जो है या ट्रुथ है उसको लेके काम करो। ऐसा नहीं है कि आपकी जो इंटेंशन हो किसी को चीट करने की हो, चाहे आपका कोई भी स्टेक होल्डर हो, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये आपकी गुडविल को इंक्रीज करता है, बिल्कुल सही चीज है। ये आपके प्रॉफिट को भी इंक्रीज करता है। आजकल क्या है, कस्टमर उन प्रोडक्ट्स को ज्यादा लेता है जो CSR ज्यादा करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपका गुडविल इंक्रीज करता है, ब्रांड इमेज क्रिएट करता है, ठीक है। एक्सपेंशन एंड डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस भी करता है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर बन जाएगा इसका ऑल ऑफ दी अबव बन जाएगा, ठीक है। ये मोस्टली क्वेश्चंस आए हुए हैं। एंड हाँ, एक क्वेश्चन जो है वो आपके पर्टिकुलर थ्योरी से भी आता ही आता है। जो आपकी थ्योरीज हैं या डिफिनेशन है, मैं आपसे बोलूंगा ये जो मैं आपको 3-4 नाम बता रहा हूं, इनकी डिफिनेशन को आप याद कर लो, क्योंकि मैंने देखा है 15 से 20 के बीच में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं ये 4 या 5-6 नाम हैं। इन नाम की डिफिनेशन से ही पूछे जाते हैं। अगर आप इनकी डिफिनेशन, इन्होंने अपनी पर्टिकुलर एंटरप्रेन्योरशिप की एक डिफिनेशन दी है सबने, जितने को मैं नाम बता रहा हूं, आप अगर आप उनको याद कर लोगे देन आपको दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहले जो है आपके वो है जोसेफ
सुम्पिटर, उनकी डिफिनेशन को याद करो। पीटर एफ ड्रंकर, उनकी डिफिनेशन को याद करो। रिचर्ड की डिफिनेशन को याद कर लो। एडम स्मिथ की जो डिफिनेशन दी है एंटरप्रेन्योरशिप की, उसको याद कर लो आप। फिर आपका जेबी सेस जो हैं उनका याद कर लो। एफ ए वॉल्कर हैं। ये जो 4-5 मैंने नाम बताए हैं, हर बार इन्हीं से पूछा जाता है, ठीक है। बाई चांस कभी कभी 1-2 ऐसे भी आ जाते हैं जिनका नाम नहीं पूछा, मतलब पर्टिकुलर आपको उनके बारे में नहीं पता होता, लेकिन 2 के बारे में पता होगा। सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है वो सुम्पिटर, जोसेफ सुम्पिटर को बारे में बहुत पूछा जाता है, ठीक है। इनकी डिफिनेशन है, जैसा कि आपको मैंने दिखाया भी है, डिफिनेशन ऑफ एंटरप्रेन्योर जो 3 आपको दी भी हैं। और इसके अलावा ईयर भी याद कर लो, कब पर्टिकुलर दिया है, ईयर भी दिए हैं कि किसने क्या बोला है, ठीक है। एक मैं आपको शॉर्ट फॉर्म बता दे रहा हूं, जैसे अगर जोसेफ शुम्पिटर की बात करते हैं तो शुम्पिटर के लिए आप याद रखिए, एस आपको याद रहेगा ना, ठीक है, एस याद रहेगा तो आप ये ध्यान रखिए, SCI सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। एस से आपका शुम्पिटर हो गया। सी, इन्होंने कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी की बात की थी, कहीं ना कहीं इनोवेशन की बात की थी, ठीक है। सी आपका क्रिएटिविटी को रिप्रेजेंट करता है, आई जो है वो आपका इनोवेशन को रिप्रेजेंट करता है। फिर दूसरे जो थे पीटर एफ ड्रकर, ठीक है। ड्रकर जो है इनको आप ड्रंकर से याद रखो। देखो कोई भी पीने वाला आदमी होगा जो मतलब लिकर पीता है, ठीक है। होता क्या है कि हम लोग में यूपी साइड अगर विलेज में पर्टिकुलर बारात जाती है तो वो लोग मतलब अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं एक तरीके से। जो पीने वाला आदमी होता है जिसको मतलब लिकर पीना होता है, वो कहीं भी अपॉर्चुनिटी सर्च कर लेता है, चाहे वो जैसा भी विलेज हो, ठीक है। मतलब पीने वाले को हमेशा अपॉर्चुनिटी चाहिए, जगह चाहिए, बस मतलब उसको कहीं पे भी पीना है, बस ये मतलब नहीं है कि क्या आपका कैसा है, बस अपॉर्चुनिटी चाहिए, वो सर्च कर लेता है, ठीक है। तो आप ये ध्यान चीज रखिएगा कि जो पीटर एफ ड्रकर था उन्होंने अपॉर्चुनिटी और कहीं ना कहीं, जब आप डेफिनेशन पढ़ेंगे तब ये सब चीजें आप मिलेंगी, सर्च फॉर चेंज पे फोकस किया था, ठीक है, सर्च फॉर चेंज पे फोकस किया था। जो आपके रिचर्ड थे ये आपके रिस्क और अनसर्टेनिटी पे बात करते हैं, ठीक है। एडम स्मिथ जो थे कॉमर्शियल पर्पस की बात करते हैं। जेबी सेस जो थे ये इन्होंने इंटरप्रेन्योर को एक ऑर्गेनाइजर की तरीके लिया था। इन्होंने जो डेफिनेशन दी थी जेबी सेस ने, जो आपकी 1803 में दी थी, ये दी थी एन entrepreneur is a person who use land of one, capital of another and labor of yet another for a commercial purpose. He pays rent for on land, interest on capital, wages to the labor, remaining part to become a profit। तो इन्होंने इंटरप्रेन्योर को एक तरीके से ऑर्गेनाइजर की तरीके लिया था, ठीक है। ये चीज आप अच्छे से ध्यान रखिएगा, सिंपल सा है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, आपकी सिंपल सी डिफिनेशन ही दी है। जैसे आपको शुम्पिटर के बारे में अच्छे से पता था, जोसेफ शुम्पिटर के बारे में, इन्होंने कहीं ना कहीं जो है आपका किसके बारे में बात की थी, SCI, ध्यान है ना, क्रिएटिविटी और इनोवेशन के बारे में बात की थी इन्होंने, ठीक है। तो आपको थर्ड से स्टार्ट करना है, ठीक है। थर्ड का क्या हो सकता है आपको ये देखना है सबसे पहले। तो थर्ड का हमारा क्या होगा, An entrepreneur is a organizer and coordinate of various factor of production, ठीक है। इजिली आप इसको कर लोगे, इसमें कुछ भी नहीं है। नहीं, थर्ड जोसेफ शुम्पिटर जो थे इन्होंने बात की थी SCI, जो मैंने आपको बताया है। पहला आपका बात की थी क्रिएटिविटी, दूसरी आपकी बात की थी इनोवेशन की, ठीक है। तो इसका आपका हो जाएगा इंटरप्रेन्योर इज अ एसेंशियल क्रिएटिविटी एक्टिविटी। देखो मैंने बताया ना कि जहां पे क्रिएटिविटी की बात होगी या जहां पे इनोवेशन की बात होगी वहां पे जोसेफ शुम्पिटर के बारे में बात हो रही है। तो ए का आपका थर्ड हो गया, इजिली आपने इवोल्यूएट कर लिया ना, तो आपके 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, इजिली आपने एलिमिनेट कर लिया। फिर हमने आपको बताया है पीटर एफ ड्रकर जो हैं ये कहीं ना कहीं आपका किस पे बात करते हैं, ये अपॉर्चुनिटी पे बात करते हैं और सर्च फॉर चेंज पे बात करते हैं। ड्रकर को आप ड्रिंकर से याद रखेंगे, वो कहीं पे भी सर्च कर लेता है पीने के लिए, मतलब अपॉर्चुनिटी कहीं पे भी सर्च कर लेता है लिकर पीने के लिए, ड्रिंक करने के लिए, ठीक है। तो सर्च फॉर चेंज से याद रखिए और अपॉर्चुनिटी से याद करिए। तो देखो ये पढ़िए, एंटरप्रेन्योर ऑर्गेनाइजर एंड कोऑर्डिनेटर ऑफ वेरियस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ये नहीं होगा। एंटरप्रेन्योर इज वन हु ऑलवेज सर्च फॉर चेंज, रिस्पॉन्ड टू इट एंड एक्सप्लॉइट्स इट,
एज इन अपॉर्चुनिटी, ठीक है। सर्च मैंने बताया था ना, सर्च फॉर चेंज, इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। तो सेकंड का आपका सी हो गया, ठीक है। सेकंड का सी का आपका सेकंड हो गया। सी का सेकंड कहाँ है, लो आपके ऑप्शन एलिमिनेट थे। बाई चांस आपको इनके बारे में नहीं भी पता था तो आप इजीली कर लोगे इन क्वेश्चंस को। मैच द फॉलोइंग में ये आपका एक एडवांटेज होता है। फिर अब ये नेक्स्ट सिंपल सा क्वेश्चन है। ये आपका जो क्वेश्चन है ये फाइनेंस से भी रिलेटेड हो सकता है, लेकिन ये आपका पर्टिकुलर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में पूछा गया है, इसलिए मैंने इसको इंक्लूड किया है इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले जो आपका दिया गया है वो दिया गया है इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल को कहीं ना कहीं आप ओनर कैपिटल बोलते हो, ठीक है। इक्विटी शेयर होल्डर जो होता है रियल ओनर होता है आपकी कंपनी का, ठीक है। रियल ओनर होता है क्योंकि उसको वोटिंग राइट होते हैं, पर्टिकुलर वोटिंग राइट होता है, ठीक है, मीटिंग में। इसके अलावा उसको डिविडेंड सबसे बाद में मिलता है। सबसे पहले जो मिलता है वो आपका जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर या डेट शेयर होल्डर, जो डिवेंचर वाले होते हैं उनको देते हैं इंटरेस्ट, देन इसके बाद आपका प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, देन आपके इक्विटी शेयर होल्डर को मिलता है, ठीक है। सबसे ज्यादा रिस्क भी आपका इक्विटी शेयर होल्डर ही लेता है। तो आपको पता चल गया ए का फर्स्ट। देन बी पे हम आते हैं। जो हमारा बॉन्ड होता है ये आपका बारोड कैपिटल होता है, ठीक है। सिंकिंग फंड एक तरीके से मैंने ये आपको फाइनेंस का जब वीडियो प्रोवाइड किया उसके बारे में उसमें बताया। सिंकिंग फंड एक तरीके से वो फंड होता है जो हर ईयर आप अपने प्रॉफिट से रखते हो कुछ पार्ट। वो इसलिए रखते हैं क्योंकि दो रीजन हो सकते हैं सिंकिंग फंड के, कि आपको पर्टिकुलर 5 साल बाद जैसे डेट का जो प्रिंसिपल है, डिवेंचर इशू किया है उसका प्रिंसिपल आपको 1 लाख देना है, ठीक है, 5 साल बाद। तो हर ईयर आपका जितना भी प्रॉफिट होगा उससे आप 20,000 रख लोगे एक अलग, क्योंकि आपको 5 साल बाद 1 लाख रुपए देने हैं। या ये रिप्लेसमेंट डिसीजन में भी काम होता है। जब आपका फिक्स्ड जो आपकी मशीनरी है आपको पता है कि 5 साल बाद इसको रिप्लेस करना है जिसकी वैल्यू आपकी 2 लाख होगी, तो उसके लिए आप 40,000 पर मंथ अलग से रख लोगे, उनको मार्केटेबल सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर दोगे जहां से वो इजीली कैश में कन्वर्ट हो जाती हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है उस पर, ठीक है। तो सी का हमारा हो गया आपका थर्ड। एक तरीके से रिटेन्ड कैपिटल ही होती है आपकी, ठीक है। बैंक लोन जो है वो आपका एक तरीके से लॉन्ग टर्म कैपिटल की तरीके काम करता है। बैंक लोन जो होता है वो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल की तरीके काम करता है। ए का फर्स्ट आपने देखा था सबसे पहले, तो आपके 2 एलिमिनेट हो जाते। मे भी आपको बी में थोड़ा सा कंफ्यूजन था। तो सी में आपका रिटेन अर्निंग होता ना, सी का थर्ड, तो आपका अभी भी आपको कंफ्यूजन था। लेकिन डी का आपका सेकेंड हो जाता तो आपका ये भी एलिमिनेट हो जाता। आप ये जितने भी क्वेश्चन हैं एलिमिनेशन से करने की कोशिश किया करो, ठीक है। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे हर बार क्वेश्चन पूछा ही जाता है। अंडर द न्यू नॉर्म्स ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज डेवलपमेंट MSMED एक्ट 2006, द क्राइटेरिया ऑफ इन्वेस्टमेंट लिमिट इन प्लांट एंड मशीनरी ऑफ MSME fall under which one of the following category? तो देखो ये जो आपका पूछा गया है क्वेश्चन, ये आपके MSME एक्ट का या जो आपकी MSME इंडस्ट्री थी उनकी जो डिफिनेशन से क्वेश्चन है, ये आपका चेंज हो चुका है। अब ये पहले जो था ये आपका सर्विस सेक्टर और जो आपका मैन्युफैक्चर सेक्टर है वो अलग अलग उनके लिए होता था, लेकिन अभी 2020 में इसको चेंज कर दिया गया है, ठीक है। इसको चेंज कर दिया गया है 2020 में। जो आपका नया है वो नई डिफिनेशन में, आप पहली वाली डिफिनेशन आपको बताता हूँ। पहले वाली डिफिनेशन में अगर आपकी कोई मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइज है, अगर आपने 25 लाख से कम इन्वेस्टमेंट किया है तो उसको माइक्रो बोलेंगे। अगर आपने 25 लाख से 5 करोड़ के बीच इन्वेस्टमेंट किया है तो आप उसको स्मॉल बोलोगे। फिर आपने 5 करोड़ से 10 करोड़ के बीच इन्वेस्टमेंट किया है तो आप उसको मीडियम इंटरप्राइज बोलोगे। वही सर्विस सेक्टर में आपका अप टू 10 लाख को आप माइक्रो बोलते हो, 10 लाख टू 2 करोड़ को आप स्मॉल बोलते हो, 2 करोड़ टू 5 करोड़ को आप मीडियम इंटरप्राइज बोलते हो, ठीक है। सेम गोस विथ आपका। अब क्या हुआ कि एक रिवाइज आ गया, अभी आपका ये रिवाइज 2020 में आया है। अब आपकी नई डिफिनेशन आ गई, इससे क्वेश्चंस आ सकते हैं क्योंकि आते हैं इससे क्वेश्चन, ठीक है। अब जो है वो आपका मैन्युफैक्चरिंग जो या सर्विस है दोनों का सेम कर दिया गया है। इसके अलावा टर्नओवर को भी इंक्लूड किया गया है, ठीक है।
सॉरी, अगर आपका इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ तक है तो उसको आप माइक्रो बोलोगे, एंड टर्नओवर जो है 5 करोड़ तक है, ठीक है। स्मॉल के लिए क्राइटेरिया रखा है, चाहे वो आपकी मैन्युफैक्चरिंग हो चाहे आपकी सर्विस सेक्टर हो, आपका स्मॉल के लिए रखा गया है 1 करोड़ टू 10 करोड़, ठीक है, 1 करोड़ से 10 करोड़, और आपका जो टर्नओवर है वो 50 करोड़। फिर आपका 10 करोड़ टू 20 करोड़ जिसका आपका टर्नओवर रखा गया है 100 करोड़। तो यहाँ पे आपको जो इन्वेस्टमेंट लिमिट किसके लिए पूछी थी, प्लांट एंड मशीनरी, जो कि मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड होती है, ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी, उसका पहले था माइक्रो का 25 लाख, आपका जो स्मॉल है उसे 5 करोड़ और मीडियम जो है 10 करोड़, ठीक है, इजीली हो जाएगा। ये भी अच्छा क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ, द रिलेशनशिप बिटवीन सब्सिडी एंड इंसेंटिव कैन अप्रोप्रिएटली, और देखो इसमें सिंपल सा ये पूछा गया है कि जो आपका सब्सिडी और इंसेंटिव है इसके भी जो रिलेशन है उसके बारे में। तो देखो जो हमारा इंसेंटिव होता है उसमें आपका सब्सिडी भी आता है, ठीक है, उसमें आपका कंसेशन भी आता है, उसमें आपका बाउंडी करके कंसेप्ट होता है वो भी आता है। इन तीनों में डिफरेंस क्या होता है वो आप बताओगे मुझे, आप लोग कमेंट करिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं ये तीनों, इनसे क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो 4th बनेगा। आप डेफिनेशन पढ़िएगा, सिर्फ डेफिनेशन से ही आपको आंसर मिल जाएगा। इंसेंटिव्स आर फाइनेंशियल एज वेल एज नॉन फाइनेंशियल स्टिमुली increasing to undertake production activity, while subsidy pertain to a single lump sum payment given by the government to an entrepreneur for compensating in excess cost over the, देखो जो आपका पर्टिकुलर सब्सिडी होता है ये आपको कहीं ना कहीं जो आपका बैकवर्ड एरिया होता है उसको प्रमोट करने के लिए देते हैं। बैकवर्ड एरिया जो आपका चाहे इंसेंटिव हो चाहे सब्सिडीज हो, इनका जो मेन मोटिव होता है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रमोट करना और जो बैकवर्ड एरिया हैं उनको प्रमोट करना, और जो आपके पर्टिकुलर इंटरप्रेन्योरशिप एक्टिविटी को कहीं ना कहीं जो है उनको इंक्रीज करना अपनी कंट्री में, ठीक है। तो ये इजिली आप कर लिए होगे। हाँ देखो एक क्वेश्चन और आ गया, ये भी आपके एग्जाम में आया है, ऐसा नहीं कि एग्जाम में नहीं आया। देखो मैंने आपको बोला है सुम्पिटर को बहुत पूछते हैं, तो SCI आप हमेशा ध्यान रखिएगा। SCI इनकी डेफिनेशन भी एक बार लिख लीजिएगा क्योंकि इनसे हर बार डेफिनेशन आती ही आती है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो आपका SCI से C से आपका क्रिएटिविटी, I से आपका इनोवेशन होता है, ठीक है। तो अब देखो पढ़िए, इंटरप्रेन्योर मस्ट एक्सेप्ट द चैलेंजेस एंड शुड बी विलिंग हार्ड टू अचीव समथिंग, ठीक है। इंटरप्रेन्योर आर ऑल दोज पर्सन वो इंगेज इन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन वो इंट्रोड्यूस इनोवेशन एंड चेंज। आ गया इनोवेशन, मैंने आपको बताया था जहाँ पे इनोवेशन की बात होगी शुम्पिटर से रिलेटेड होगा। तो बी का आपका 3rd हो गया, ठीक है, बी का आपको 3rd पता चल गया। तो आपने 2 को एलिमिनेट कर लिया। फिर रिचर्ड कैंटिलिन की मैंने आपको बात बताई थी, ये हमेशा रिस्क और अनसर्टेनिटी पे बात करते थे, ये हमेशा रिस्क और अनसर्टेनिटी पे कहीं ना कहीं बात करते थे, ठीक है। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा वो बनेगा बी का 3rd हो गया। ए का आपका हो जाएगा 1st। इंटरप्रेन्योर आर ऑल दोज पर्सन हु आर इंगेज इन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है। ये डेफिनेशन है, सिर्फ आप पढ़ोगे तो आपको इजीली क्लियर हो जाएंगी। इनको आपको कहीं ना कहीं समझ के याद करना पड़ेगा, क्योंकि आप जब तक इनको याद नहीं करोगे, जिसमें से शुम्पिटर का तो आपको मैं आपको बताता हूँ, इससे जो मैंने जो चीज़ें बताई उससे चीज़ें बाहर नहीं निकलेंगी, और बाकी JB सेज वगैरह है वो भी इजीली आपको आ जाएंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो 3rd वाला बन जाएगा। Which one of the following not an entrepreneurial लीडरशिप कैरेक्टरिस्टिक्स। देखो इंटरप्रेन्योरशिप की मैंने बात की थी आपसे, देखो 2 चीज़ होती हैं, इंटरप्रेन्योरशिप और इंट्राप्रेन्योरशिप, ठीक है। तो इंटरप्रेन्योरशिप पर्टिकुलर एक नए बिजनेस को स्टार्ट करना, इंट्राप्रेन्योरशिप एक तरीके से आपका जो एम्प्लॉय है
या जो आपका मैनेजर है उसको छूट देना किसी नई इनोवेशन को या किसी नई चीज़ को डेवलप करने के लिए, एक ऐसा कल्चर बनाना, ठीक है। तो इन्वायरमेंट को बिल्कुल उसको आना चाहिए, अंडरस्टैंड करना, ये तो इम्पोर्टेंट फीचर है। इनकरेज द टीम वर्क, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, टीम वर्क तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। परसिस्टेंट, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, परसिस्टेंट का जो कंसेप्ट है ये भी इंपॉर्टेंट है। एक तरीके से परसिस्टेंट का मतलब होता है जिद्दी, ठीक है, दृढ़, मतलब जो करना है ऐसा टाइप का, तो ये अच्छी चीज़ है। नॉट फ्लेक्सिबल, ये आपका गलत है। जो आपका एंटरप्रेन्योर होता है वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, अपने आप को जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सके, ठीक है। ये फ्लेक्सिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है आपका एंटरप्रेन्योरशिप की भी और इंट्राप्रेन्योरशिप की भी, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर सी बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड एंटरप्रेन्योर कैन यूज टू डू इंटरनेशनल बिजनेस विथ लीस्ट रिस्क, ठीक है। तो देखो ज्वाइंट वेंचर में क्या होता है कि पर्टिकुलर आपके दो इंडिविजुअल होते हैं, ठीक है, या दो पर्सन होते हैं, वो अपना इक्वली टाइम, सब चीज़ें इक्वली इन्वेस्ट करते हैं, टाइम मनी, और एक प्रोजेक्ट के लिए साथ में आते हैं, ठीक है, ज्वाइंट वेंचर में। मर्जर का कंसेप्ट क्या होता है, दो ऑर्गेनाइजेशन आपस में मर्ज होती हैं, मे भी एक बड़ी हो सकती है एक छोटी भी हो सकती है, इसमें अलग कंसेप्ट है। सिनर्जी का कंसेप्ट क्या बोलता है कि 2 + 2 = 4 नहीं, आपका 5 होता है, ठीक है। जब आपकी ये जो सिनर्जी का कंसेप्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये आपका जो रिकंस्ट्रक्शन का जो होता है इंटरनेशनल बिजनेस पे उससे रिलेटेड है। इंटरनेशनल बिजनेस हो गया या जो बिजनेस इन्वायरमेंट हो गया, तो इसमें बोलते हैं कि जब दो ऑर्गेनाइजेशन एक साथ जुड़ती हैं तो वो 1 + 1 2 नहीं, वो 1 + 1 3 होती हैं, ठीक है। ये आप अच्छे से समझिएगा। तो अब इसमें पूछा गया है कि कौन सा जो मेथड है इंटरनेशनल बिजनेस पे लीस्ट रिस्की है। तो आप टर्न द की, एक प्रोजेक्ट जो होते हैं, जैसे मान के चलो एक बंदा है, ये इंडिया में है, ठीक है, इसको अपना एक पर्टिकुलर बिजनेस जो है वो यूएसए में सेटअप करना है। तो इसने क्या किया कि एक बंदे से कांटेक्ट किया यूएसए के और बोला कि देखो भाई हम कुछ नहीं करेंगे, ये बोला कि देखो हम कुछ नहीं करेंगे, हमें आपके यहाँ पे बिजनेस सेटअप करना है, हम आपको पैसे दे रहे हैं, आपको पैसे दे देंगे, आप सारी चीज़ें जो परमिशन है सब कुछ आप लोगे, पूरा काम आप करोगे, पूरी प्रोडक्शन की जो भी कंपनी है जो भी है सब कुछ आप बनाओगे, ठीक है। तो ये बोलता है ठीक है मैं करूँगा। तो इसने सब कुछ पूरा काम किया और जब पूरा काम हो गया तो जो की थी, जो पर्टिकुलर जो फैक्ट्री इसने बनाई थी, ये जैसे बनाई, इसमें एक गेट होगा, जो उसकी की थी ये उसने इसको दे दी। तो इसी को बोलते हैं, इसी के लिए इसको बोलते हैं टर्न की प्रोजेक्ट। इसका मतलब होता है टर्न द की, ठीक है। एक तरीके से आ टर्न की प्रोजेक्ट रिफर्स टू अ प्रोजेक्ट इन विच क्लाइंट पे कॉन्ट्रैक्टर टू डिजाइन एंड कंस्ट्रक्ट न्यू फैसिलिटी एंड ट्रेन पर्सनल, ठीक है। सब कुछ आपने एक दूसरे बंदे को दे दिया करने के लिए, आपने सिर्फ जब पूरा काम हो गया उसको पैसे पेड किए और सारी चीज़ों पे अपना कंट्रोल ले लिया, ठीक है। तो ये हमारा सबसे कम रिस्की होता है टर्न की प्रोजेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी सिंपल सा है, मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये वाला क्वेश्चन जो है वो आप लोग खुद करिएगा और कोशिश करिएगा इसका आंसर देने का। इस पे भी आपका बहुत सिंपल सा है, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आप चाहोगे तो आंसर इजीली आपका इसको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइमली एंड एडिक्वेट असिस्टेंस एंड रिहेबिलिटेशन एफर्ट टू MSE शुड बिगिन ऑन अ proactive basis when early sign of sickness are detected. This stage is termed as, तो इसको आप बोलते हो हैंड होल्डिंग स्टेज। इसके बारे में मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, आप इसको पढ़ो। ये आपके RBI गाइडलाइन 2012 में दिया गया था और बहुत इम्पॉर्टेंट है ये, इसको अच्छे से पढ़िए इन चीज़ों को, पूरा क्वेश्चन इन्हीं पे आपके बेस्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इंडिविजुअल वो आर द फाउंडर्स ऑफ द बिजनेस एंड कंसेप्चुअलाइज अ बिजनेस प्लान बाय पुटिंग एफर्ट्स टू मेक द प्लान अ सक्सेस आर नोन एज, ठीक है। तो इसको आप बोलते हो प्योर इंटरप्रेन्योर्स, ठीक है, इसको आप बोलते हो प्योर इंटरप्रेन्योर। मैंने और भी आपके जो इंटरप्रेन्योर हैं उनके पर्टिकुलर बारे में बताया है। प्योर इंटरप्रेन्योर जो होता है वो मे और मे नॉट possess एन एप्टीट्यूड फॉर अ इंटरप्रेन्योरशिप बट इज
tempted by the monetary reward or profit to be earned from the business venture, he is status conscious and wants recognition। ठीक है, सिंपल सा। इंड्यूस्ड इंटरप्रेन्योर वो होता है, इंड्यूस्ड इंटरप्रेन्योर अट्रैक्टेड बाय द वेरियस इंसेंटिव। ठीक है, कुछ इंसेंटिव हैं आपके, कुछ सब्सिडीज हैं या कुछ आपकी फैसिलिटीज़ हैं जो गवर्नमेंट आपको ऑफर कर रही हैं। ठीक है, इसलिए पर्टिकुलर बिजनेस में ये आता है। ठीक है, एन एंटरप्रेन्योर इज नॉट बॉर्न, दिस इज नॉट नो डाउट ट्रू, एवरी पर्सन कैन बी ट्रेन टू बी बिकम अ गुड एंटरप्रेन्योर। ठीक है, इन्होंने बताया एंटरप्रेन्योर जो होते हैं वो बॉर्न नहीं होते हैं, कोई भी पर्सन एंटरप्रेन्योर हो सकता है अगर उसको अच्छी ट्रेनिंग दी जाती है। ठीक है, या उसके पास अच्छा एक्सपीरियंस होता है। ठीक है, मोटिवेटेड एंटरप्रेन्योर, द डिजायर फॉर सेल्फ फुलफिलमेंट ऑफ मोटिव्स न्यू एंटरप्रेन्योर। ठीक है, उसको अपने खुद के जो डिज़ायर हैं उसको फुलफिल करना है, इसलिए पर्टिकुलर इंटरप्रेन्योरशिप एक्टिविटीज़ में आता है। दे कम इनटू बिकॉज देयर पॉसिबिलिटी ऑफ मार्केटिंग सम न्यू प्रोडक्ट। सिंपल है। स्पॉन्टेनियस इंटरप्रेन्योर, दिस इंटरप्रेन्योर आर नेचुरली टैलेंटेड। ठीक है, दे आर अ पर्सन विद अ इंटेटिव ब्लॉडनेस एंड कॉन्फिडेंस। ठीक है, ये आपका नेचुरली टैलेंटेड होता है। ठीक है, इनके बारे में सबके बारे में मैंने आपको मोस्टली बताया, तो ये हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे प्योर इंटरप्रेन्योर बनेगा। Who among the following bridge the gap between inventors and manager। ठीक है, तो ये आपका एक फीचर होता है आपका इंट्राप्रेन्योर का। ठीक है, ये आपका फीचर जो होता है वो इंट्राप्रेन्योर का होता है। इंट्राप्रेन्योर ब्रिज गैप बिटवीन इन्वेस्टर्स एंड मैनेजर्स, दे टेक न्यू आइडियाज। ठीक है, ये आपके न्यू आइडियाज एंड टर्न देम इनटू प्रॉफिटेबल रियलिटीज। ठीक है, ये जो आपको मैंने बताया था इंट्राप्रेन्योर जो होते हैं ये आपके एम्प्लॉयज़ भी हो सकते हैं, ये आपके मैनेजर भी हो सकते हैं, पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन पे काम कर रहे होते हैं। ठीक है, ये आपके इनोवेशन पे फोकस करते हैं, कुछ नया बनाने पे फोकस करते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन पे हमेशा चाहती है कि एक ऐसा कल्चर बने जो पर्टिकुलर एंटरप्रेन्योरशिप जो एक्टिविटीज़ हैं उनको ज़्यादा प्रमोट करे। ठीक है, and they have a vision and courage to realize it, they can imagine what business prospects will follow from the way customer respond their innovations पे बहुत बार फोकस करते हैं ये। ठीक है, they have ability to plan necessary step of actualization of idea, they have high need of achievements, इनको need of achievement ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, एंड टेक मॉडरेट कैलकुलेट रिस्क। ठीक है, दे आर डेडिकेटेड टू देयर वर्क एंड दे शुड ऑनर कंसर्न इंक्लूडिंग देयर फैमिली लाइफ। ठीक है, सिंपल से मैंने आपको इंट्राप्रेन्योर के बारे में बताया था कि इंट्राप्रेन्योर वो आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही होता है। ये आपका जो है इसमें रिस्क भी कम होता है क्योंकि आपका जो ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज होते हैं उस पर ही काम कर रहे होते हैं। ठीक है, उसी पे इनको काम करना होता है, लेकिन इनको फ्रीडम भी कम मिलती है इंट्राप्रेन्योर से। हाँ देखो, ये सिंपल सा है। एंटरप्रेन्योरियल सक्सेस आपकी किस चीज़ पे एंटरप्रेन्योरियल सक्सेस है सिग्निफिकेंट बिकॉज ऑफ द कल्चर एंड पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिस्टम इन यूरोपियन कंट्री नहीं भाई, एशियन कंट्री नहीं, ट्रांजिशन इकोनॉमीज। ठीक है, मिडिल ईस्ट नहीं। ट्रांजिशन इकोनॉमिक्स का इकोनॉमी का मतलब क्या होता है? एन इकोनॉमी विच इज चेंजिंग फ्रॉम अ सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी। अगर आपकी सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी है या उस जगह पे बेसिकली आपका क्या होता है कि जितनी भी आपकी इंडस्ट्रीज होती हैं वो गवर्नमेंट ओनर की ओनरशिप होती है, गवर्नमेंट ओन्ड होती हैं, तो वहाँ पे जो प्राइवेट इंडिविजुअल होता है उसके लिए कोई फ्रीडम नहीं होता है। जब आपकी सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी होगी तो ऐसी कंडीशन पे आपका इनोवेशन या इंटरप्रेन्योरियल जो सक्सेस है वो बहुत कम होगा, या कोई इंटरप्रेन्योर बनना ही नहीं चाहेगा उस कंडीशन पे। क्यों बनना चाहेगा? जब सारी चीज़ें गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है, कोई आपको प्रॉफिट नहीं, कुछ नहीं, आपको सिर्फ और सिर्फ परचेज करना है। एक तरीके से कस्टमर की बात। मिक्सड इकोनॉमी में दोनों होते हैं, आपके गवर्नमेंट भी होती है और प्राइवेट भी होती है। जैसे अपने यहाँ इंडिया जो है मिक्सड इकोनॉमी है। ठीक है, वहाँ पे गवर्नमेंट भी होती है, जो आपके बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ों की इंडस्ट्री होती है वो गवर्नमेंट ओन करती है, जो आपकी नेसेसिटी की इंडस्ट्रीज होती हैं, और जो पर्टिकुलर ठीक ठाक ज़्यादा नेसेसिटी वाली चीज़ें नहीं होती हैं वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस पर्टिकुलर ओन करती हैं। और मार्केट बेसिकली प्योर इंडिविजुअल, इसमें क्या बोलते हैं कि आपका जो प्राइवेट सेक्टर है वो ही काम करता है बिजनेस पे या इंडस्ट्रीज पे, गवर्नमेंट नहीं इन्फ्लुएंस करती है, गवर्नमेंट नहीं करती। गवर्नमेंट का जो काम होता है वो मैनेजमेंट का होता है, गवर्नमेंट का कोई काम नहीं होता है इंडस्ट्रीज में। ठीक है, इंटरप्रेन्योरशियल जूडो स्ट्रेटजी एम्स एट विच वन ऑफ द फॉलोइंग। देखो, ये एक स्ट्रेटजी है एक तरीके से। जूडो में क्या होता है कि जो आपका अपोनेंट है उसकी आप जो वीकनेस है उस पे वार करते हो। इसी तरीके से इस पे क्या होता है
कि जो इस स्ट्रेटजी में जो आपका कॉम्पिटिटर है उसके आप वीकनेस पे, वो किस एरिया पे वीक है उस एरिया पे आप फोकस करते हो। बेसिकली ये वो ऑर्गेनाइजेशन या वो लोग करते हैं जो आपके वीक होते हैं, मतलब ज़्यादा पर्टिकुलर बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, रिसोर्सेज बेस्ड। एक ऑर्गेनाइजेशन है बहुत बड़ी है, एक ऑर्गेनाइजेशन बहुत छोटी है, ठीक है। तो ये इस स्ट्रेटेजी को यूज़ करेगी, ये देखेगी कि ये किन किन चीज़ों पे काम कर रहे हैं, जिन चीज़ों पे ये काम नहीं कर रहे हैं, जो इनकी वीकनेस है उन पे ये काम करेगा, ठीक है। तो इसको आप बोलते हो इंटरप्रेन्योरशिप या इंटरप्रेन्योरशियल जूडो स्ट्रेटेजी, ठीक है। वीकनेस पे काम करता है बेसिकली, ठीक है। ये आपका जिसने दिया था उनका नाम भी मैंने दिया है, इसको लिख लो, कहीं ना कहीं आपके काम आएगा। फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन ऑफ स्मॉल इंडस्ट्री ऑफ इंडिया प्रमोटेड इन 1959 इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप, ठीक है। अब देखो मैंने आपसे बोला था ना कि ये जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं या जितनी भी स्कीम हैं उनको आप ईयर वाइज लिख लो, किसने प्रमोट किया है, किस टाइप की है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, एसएसआई बोर्ड है, या आपकी लाइसेंसिंग ऑर्गेनाइजेशन या स्मॉल स्केल यूनिट है। अगर आपको ये चीज़ पता होगी तो प्रॉब्लम नहीं होगी। ये जो है आपकी वो लाइसेंसिंग ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, इजीली इसका हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चंस जो हैं मेमोरी बेस्ड हैं, इसलिए इसमें थोड़ा सा समझाना डिफ़िकल्ट हो रहा है मेरे लिए, और ऊपर से टाइम भी थोड़ा कम है। अगर मैं ये जितने भी टॉपिक हैं इनको अच्छे से पढ़ाऊँगा तो इन चीज़ों को बहुत डिटेल में डिस्कस करूँगा तब आपसे। द सपोर्ट ऑफ इंटरप्रेन्योरियल एंड मैनेजरियल डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज, ठीक है, स्कीम ऑफ द नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिव प्रोग्राम एम्स टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। ये जो आपकी स्कीम है वो किस पे फोकस्ड है, मैंने बताया कि स्कीम्स जो हो गई, जो आपके इंस्टीट्यूशन हैं, जो आपकी डिफिनेशन है, इन 3 से क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं ईडी में, मोस्टली क्वेश्चन इन्हीं से पूछे जाते हैं। एक एमएसएमई एक्ट जो है उससे भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसका जो मेन एम या जो मेन मोटिव था वो था टू प्रोवाइड सपोर्टिंग एंड नर्सरिंग बिजनेस बेस्ड न्यू आइडियाज इन नॉलेज इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। हाँ, द रूरल पीपल वो वर्क इन द रूरल हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री आर मेनली वुमेन एंड दोज फ्रॉम द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। जो हमारा खादी एंड विलेज इंडस्ट्री है या जो आपका रूरल हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री है उसमें बेसिकली वुमेन का कहीं ना कहीं जो है वो रोल ज़्यादा होता है, और जो होते हैं वीकर सेक्शन के लोग होते हैं सोसाइटी के मोस्टली इसमें। तो ये हमारा करेक्ट स्टेटमेंट हो गया। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन इज टू प्रमोट वुमेन एंड वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। ऐसा कुछ भी नहीं है, वुमेन सेक्शन और वीकर सेक्शन से मतलब नहीं है। उसका जो मेन मोटिव है वो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना विलेज के पर्टिकुलर कंटेक्स्ट पे। देखो मैंने आपको बताया है द खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन जो है आपका स्टैट्यूटरी बॉडी है, इस्टेब्लिश बाय द एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है। इसमें सब कुछ दिया है, का फॉर्म हुआ है, ठीक है। इसके जो ऑब्जेक्टिव हैं ये बहुत अच्छे से मैंने बोला कि सबसे पहले ईयर के बाद आपका पर्टिकुलर जो ऑब्जेक्टिव है या जो इसका पर्टिकुलर किस लिए बनाया गया है, देन इसके बाद आपका पर्टिकुलर रिकमेंडेशन किसने दी थी, फिर इसके बाद हेडक्वार्टर कहाँ है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको इनसे हर बार क्वेश्चन देखने को मिलेगा। द ब्रॉड ऑब्जेक्टिव दैट द KVIC हैज सेट अप बिफोर द सोशल ऑब्जेक्टिव इज प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट। मैंने यही चीज़ बताई है, वेदर मैन हो वुमेन हो कोई मतलब नहीं है। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव जो था सेलेबल आर्टिकल प्रोड्यूस करना था, ठीक है। वाइडर ऑब्जेक्टिव ऑफ क्रिएटिंग सेल्फ रिलायंस अमंगस्ट द पुअर एंड बिल्डिंग अप फॉर द स्ट्रॉन्ग रूरल कम्युनिटी स्पिरिट, ठीक है। आपका एक तरीके से टीम वर्क क्रिएट करने पे भी कहीं ना कहीं काम हो रहा था यहाँ पे। तो हमारा जो करेक्ट आंसर बन जाएगा ए इज करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट, ठीक है। ए जो होगा वो हमारा करेक्ट हो जाएगा और आर नहीं करेक्ट होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर बन गया ए वाला बन गया आपका। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत सिंपल है। द टर्म एंटरप्रेन्योर हैज़ बीन डिराइव्ड। देखो सिंपल सा पूछा गया है, जो एंटरप्रेन्योर शब्द है वो आपका लैटिन वर्ड से लिया गया है, ठीक है। उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब सिंपल सा होता है टू अंडरटेक। इन चीज़ों को पढ़िए अच्छे से, सिंपल सा है, कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं। नेक्स्ट पे चलते हैं। इंडस्ट्रियल पार्क फॉल अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी, ठीक है। तो समझो
अ इंडस्ट्रियल पार्क इज अ पोर्शन ऑफ सिटी दैट इज जोन्ड फॉर इंडस्ट्रियल यूज रेदर देन रेसिडेंशियल और कॉमर्शियल नीड। एक तरीके से होता क्या है कि जो इंडस्ट्रियल पार्क का एक पर्टिकुलर मान के चलो आपके मोस्टली ये जो होते हैं शहर के बाहर होते हैं, ठीक है, जो आपकी सिटीज़ हैं उसके बाहर होंगे, जिसमें सारी इंडस्ट्रीज होती हैं आपकी, और सारा आपका जो पर्टिकुलर सारी इंडस्ट्री होंगी, सब कुछ मिल जाएगा वहाँ पे आपको पर्टिकुलर। और ये भी मान के चलो आपका पर्टिकुलर ट्रांसपोर्टेशन का अच्छा मीडियम होगा, और इसके अलावा पर्टिकुलर अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, तो वहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ एक साथ जाती हैं और वहाँ पे काम करती हैं। वहाँ पे रेसिडेंशियल और कॉमर्शियल का कोई वहाँ पे नहीं होता है यूज। द इंडस्ट्रियल पार्क में कंटेन ऑल रिफाइनरीज, पोर्ट, वेयर हाउस, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर। जो मैंने आपसे बताया, जो आपके इंडस्ट्रियल पार्क होते हैं वहाँ पे ऑयल रिफाइनरीज भी होंगी, आपके पोर्ट भी होंगे, वेयर हाउस भी होंगे, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर भी होंगे, फैक्ट्रीज भी होंगे, क्योंकि मोस्टली चीज़ें वहीं पे आपको मिलेंगी। सम इंडस्ट्रियल पार्क ऑफर द टैक्स इंसेंटिव फॉर बिजनेसेस टू लोकेट देयर, क्योंकि इसलिए भी क्योंकि जब यहाँ पे आपके शहर के बाहर है तो आपका इंडस्ट्रीज से कहीं ना कहीं पॉल्यूशन तो होता ही है, तो आपका पॉल्यूशन पे भी कंट्रोल रहे, पर्टिकुलर उसी एरिया पे पॉल्यूशन हो और किसी एरिया पे पॉल्यूशन ना हो, तभी आपको बहुत सारे टैक्स इंसेंटिव भी मिलते हैं। बहुत सारी जगह को आप स्पेशल इकोनॉमिक जोन भी इसीलिए कन्वर्ट करते हो, ठीक है, आप सब्सिडीज भी प्रोवाइड करते हो, ठीक है। इंडस्ट्रियल पार्क कैन बी यूजफुल फॉर ब्रिंगिंग कंपनी टुगेदर दैट प्रोवाइड अ सर्विस एंड फीचर्स दैट आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। ये क्या करता है कि बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्री होती हैं, उनको प्रमोट करता है पर्टिकुलर जगह पे कि वहाँ पे आएँ और एक दूसरे से, क्योंकि उनको क्या है कि जैसे मान के चलो कि आपका कोई भी इंडस्ट्री है, उसको डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वेयर हाउस चाहिए होगा, तो वहाँ पे वेयर हाउस भी होगा, सारी चीज़ें वहाँ पे आपको मिलेंगी और एक दूसरे से कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, ठीक है, एक दूसरे के। इंडस्ट्रियल पार्क कैन कंबाइन मिक्स ऑफ प्रोडक्शन, वहाँ पे आपका प्रोडक्शन भी, वहाँ पे आपका ट्रांसपोर्टेशन, वहाँ पे आपका स्टोरेज फैसिलिटी भी होगी इन सेम एरिया। दिस इंक्लूड केमिकल प्लांट, प्लास्टिक मैन्युफैक्चरर, एयरपोर्ट, फूड एंड बेवरेज प्रोसेसर एंड स्टील मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, मैन्युफैक्चरर। कुछ इस तरीके से आप देखोगे, कुछ इस तरीके से होगा, अगर होगा तो आपका इंडस्ट्रियल, ये आपका मुंबई का है। तो जो आपके इंडस्ट्रियल पार्क होते हैं वो स्पेशलाइज्ड इंडस्ट्रियल क्लस्टर पे बोले जाते हैं, जिन्हें आप स्पेशलाइज्ड इंडस्ट्रियल क्लस्टर के कैटेगरी पे रखते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इससे भी क्वेश्चंस आते हैं मोस्टली, तो इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। जितने भी इनोवेशन या एंटरप्रेन्योरशिप के टाइप्स हैं, ठीक है, विच टाइप ऑफ entrepreneur utilize a change to introduce a new technique or new product, ठीक है। तो इस पे क्या है कि आपके टाइप ऑफ एंटरप्रेन्योर दिए गए हैं। आपका जो इनोवेटिंग एंटरप्रेन्योर होता है, ये एक तरीके से वो एंटरप्रेन्योर होता है जो एक इनोवेशंस को लाता है, जो एक किसी नई चीज़ को लेके आता है, सबसे ज़्यादा रिस्क ये रहता है, ठीक है। इसको आप मॉडर्न एंटरप्रेन्योर भी बोलते हो, एक नए प्रोडक्ट को लॉन्च करता है, नए मेथड को लॉन्च करता है, या न्यू मार्केट या ऑर्गेनाइजेशन किसी नई चीज़ पे बात करता है, इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर, ठीक है। इनोवेटिंग एंटरप्रेन्योर के बाद आपका इमिटेटिव एंटरप्रेन्योर आएगा। इमिटेटिव एंटरप्रेन्योर क्या होता है कि कॉपी करता है। जो इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर होता है आपका, इसको आप एडॉप्टिव एंटरप्रेन्योर भी बोलते हो। ये क्या करता है, कॉपी द सक्सेसफुल इनोवेशन डन बाय इनोवेटिंग एंटरप्रेन्योर। जो इसने किया कोई इनोवेशन, आपका सक्सेस हुआ तो इसने भी कॉपी कर लिया, इमिटेटिव एंटरप्रेन्योर, ठीक है। फिर इसके बाद आता है फेवियन एंटरप्रेन्योर, ठीक है। इसका क्या है, ये आपका थोड़ा सा रिस्क कम लेता है इमिटेटिव से। ये आपका तब तक नहीं पर्टिकुलर चीज़ों को फॉलो करेगा या चेंज करेगा अपनी ऑर्गेनाइजेशन पे, जब तक इसको 100% ये हो ना हो कि ये जो आप पर्टिकुलर चेंज करोगे इससे जो ऑर्गेनाइजेशन पे है उसके से कोई इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है, कोई फेलियर का चांस नहीं होगा, 100% आपके सक्सेस के चांस होंगे, तभी ये पर्टिकुलर जो भी इनोवेशन होगा अपनी ऑर्गेनाइजेशन पे इंट्रोड्यूस करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। ड्रोन एंटरप्रेन्योर
ये आपके थोड़ा सा बहुत ज़्यादा मतलब एक तरीके से आप बोलोगे कन्वेंशनल टाइप के होते हैं। ये बोलते हैं कि हम चेंजमेंट नहीं करेंगे, इवन हमें कुछ लॉस भी हो जाए तब भी हम चेंजमेंट नहीं करेंगे, ठीक है, हमें उसके कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ये आपके एक तरीके से रेसिस्टेंस टू चेंज होते हैं, इन्हें चेंज करना पसंद नहीं होता। तो इसमें क्या है, सबसे पहले विच टाइप ऑफ एंटरप्रेन्योर यूटिलाइज द चेंज टू इंट्रोड्यूस अ न्यू टेक्निक और न्यू प्रोडक्ट इज कॉल्ड इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर, ठीक है, इनोवेटिव या मॉडर्न एंटरप्रेन्योर भी इसको बोलते हैं। टू whom डज द कंपनी पे इंटरेस्ट, इंटरेस्ट देखो शेयर होल्डर को आप क्या देते हो भाई, शेयर होल्डर को आप डिविडेंड देते हो, चाहे आपका इक्विटी शेयर होल्डर हो चाहे प्रेफरेंस शेयर होल्डर हो। कस्टमर को क्या देते हो आप, वैल्यू देते हो, ठीक है, वैल्यू बोल सकते हैं या प्रोडक्ट देते हो। डिवेंचर होल्डर्स को आप क्या पे करते हो, डिवेंचर होल्डर्स को आप इंटरेस्ट पे करते हो। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को भी आप डिविडेंड ही देते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप इंटरेस्ट किसको पे कर रहे हो, डिवेंचर होल्डर को, ठीक है। हमारा करेक्ट आंसर सी बन गया इस पे। Apple computers use a differentiation competitive strategy that emphasizes innovative product with a creative design. This is an example of, ठीक है, जब हम बात करेंगे कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी की, ठीक है, कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी में आपका आता है बिजनेस स्ट्रेटजी। जब कॉम्पिटिटिव एडवांटेज की बात होगी, जहां पे भी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज की बात होगी वो हमारी बिजनेस स्ट्रेटजी होती है। देखो यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज की बात हो रही है ना, वो भी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज किससे ले रहा है, डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन से, आपका जो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन से उससे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लेने की बात कर रहे हैं। तो ये आपका पार्ट होता है बिजनेस स्ट्रेटजी का। ये आपका पर्टिकुलर ये कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लेने के सोर्सेज बताए गए हैं, कॉस्ट लीडरशिप, डिफरेंशिएशन, कॉस्ट फोकस, डिफरेंशिएशन फोकस। ये एक्चुअली मैंने जो बिजनेस इन्वायरमेंट का एमसीक्यू करवाया था उस पर मैंने इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, इसलिए मैं इसको दोबारा एक्सप्लेन नहीं करूंगा। आप बिजनेस इन्वायरमेंट के एमसीक्यू पे जाके इसको देखो, ये इसका क्या है और ये किसने दिया है, सारी चीजें मैंने बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन ऑलरेडी कर रखी हैं। हाँ, सेज दैट एंटरप्रेन्योर इज अ एक्टिविटी, ठीक है। अब देखो मैंने आपको बताया था कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन, SCI, ठीक है, SCI बताया था, ठीक है। शुम्पेटर जो थे वो क्रिएटिविटी और इनोवेशन की बात करते हैं। पहले क्रिएटिविटी की बात होगी, हमेशा प्रेफरेंस क्रिएटिविटी को आप दोगे, ठीक है। इस पे क्या है आपका, ये तो होगा ही नहीं, ये भी नहीं होगा। आपका शुम्पेटर की बात आ रही है, क्रिएटिविटी की बात भी आ रही और इनोवेशन की बात आ रही। तो मैंने आपको सी पहले आता है ना, तो क्रिएटिविटी को पहली प्रेफरेंस दोगे तो हमारा पहला आंसर बनेगा शुम्पेटर सेज दैट एंटरप्रेन्योरशिप इज एन क्रिएटिविटी एक्टिविटी नॉट इनोवेटिव एक्टिविटी, ठीक है। क्योंकि आप जब डेफिनेशन पढ़ोगे तब भी आपको चीजें समझ जाएंगी और अच्छे से। ये देखो ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ अगर आप अच्छे से पढ़ भी लेते तब भी हो जाता है, इस पे कुछ भी ऐसा खास नहीं है। अब जैसे नेशनल इक्विटी फंड एक आपकी स्कीम है जो सिडबी ने दी है, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया ने दी है, ठीक है। तो इसका जो कंसेप्ट है कहीं ना कहीं इक्विटी से रिलेटेड होगी, ठीक है। तो इक्विटी टाइप सपोर्ट टू SSI, ठीक है, इक्विटी टाइप सपोर्ट टू SSI के लिए आपने नेशनल इक्विटी फंड दिया है। तो ए का आपका थर्ड हो गया, लो आपका आंसर भी आ गया, आपको देखने की बाकी जरूरत ही नहीं है, ठीक है। बी का फोर्थ स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट फंड जो है आपका रिफाइनेंस असिस्टेंस टू SSI, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, ठीक है। फिर टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट एंड मॉडर्नाइजेशन फंड, देखो आपको ये भी आपको समझ आ रहा है क्योंकि टेक्नोलॉजी की बात हो रही है। अपडेट टेक्नोलॉजी सपोर्ट टू एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट, ठीक है। सिंगल विंडो स्कीम आपका कहीं ना कहीं वर्किंग कैपिटल लोन से रिलेटेड होगा या फिक्स कैपिटल से रिलेटेड होगा, ठीक है। An optimum capital structure can be defined as the financial mix incurring the dash cost but yielding the dash result, ठीक है। कैपिटल स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया है जो आपके मिक्स ऑफ डेट और इक्विटी या आप बोल सकते हो मिक्स ऑफ लॉन्ग टर्म सोर्सेज, इसका जो मेन मोटिव होता है वो आपका कैपिटल स्ट्रक्चर की थ्योरी भी थी आपकी, रिलेवेंट और इनरिलेवेंट थ्योरी मैंने फाइनेंस में इसको ऑलरेडी डिफाइन किया है। रिलेवेंट थ्योरी बोलती है जो कैपिटल स्ट्रक्चर है उसका इंपैक्ट आपके वैल्यू ऑफ फॉर्म में होता है, लेकिन जो आपकी इनरिलेवेंट थ्योरी होती हैं वो बोलती हैं कैपिटल स्ट्रक्चर का इंपैक्ट वैल्यू ऑफ फॉर्म में नहीं होता है, ठीक है। तो कैपिटल स्ट्रक्चर का जो मेन या जो थ्योरी थी उनका मेन काम था ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर बनाना, डेट और इक्विटी का ऐसा रेशियो बनाना, ठीक है, डेट एंड इक्विटी का ऐसा रेशियो बनाना, क्योंकि जो डेट होता है वो कहीं ना कहीं आपके
इक्विटी का जो रिटर्न है या जो शेयर होल्डर्स का रिटर्न है वो बढ़ा देता है और टैक्स को कम कर देता है, ठीक है। तो डेट और इक्विटी का ऐसा पर्टिकुलर आपका रेशियो या फाइनेंशियल मिक्स तैयार करना जिसपे लीस्ट कॉस्ट हो, कॉस्ट जो हो या कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो आपकी कम से कम हो, लेकिन जो प्रॉफिट या रिजल्ट है वो मैक्सिमम हो, ठीक है। प्रॉफिट या रिजल्ट जो है वो आपका मैक्सिमम हो, ठीक है। तो 28 का ए आंसर हो जाएगा हमारा। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट जॉब रीडिजाइन न्यू टेक्निक ऑफ डूइंग थिंग्स एंड मैनेजमेंट बाय कंसेशंस या आप ऑब्जेक्टिव भी बोल सकते हो, आर द एग्जांपल ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट आपका एक ऐसा कंसेप्ट है, ये बोलता है कि आपका लोअर लेवल से लेके हायर लेवल, एक जो आपका प्यून है आपके पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन पे, उसका भी कहीं ना कहीं आपके प्रोडक्ट के क्वालिटी पे इंपैक्ट पड़ता है, ठीक है। तो इसमें सबके बारे में बोला जाता है और टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के कंसेप्ट में जॉब रीडिजाइन का कंसेप्ट जो है आपका ये जो रिलेटेड होता है जॉब इनरिचमेंट और जॉब इनलार्जमेंट से, कि जो आपका जॉब रीडिजाइन बेसिकली हम इसलिए करते हैं कि जो आपका ऑर्गेनाइजेशन, जो आपकी जॉब है, एक बंदा अगर सेम जॉब करेगा तो कहीं ना कहीं मोनोटोनी हो जाती है, या बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं बोर्डम फील होता है। तो इसलिए आपके दो कंसेप्ट आए थे, जॉब इनरिचमेंट और जॉब इनलार्जमेंट, ठीक है। न्यू टेक्निक फॉर डूइंग थिंग्स और मैनेजमेंट बाय कंसेंसस या मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव भी बोलते हैं। ये किसका एग्जांपल है? ये हमारा होता है एडमिनिस्ट्रेटिव एंटरप्रेन्योरशिप का, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव एंटरप्रेन्योरशिप का, ठीक है। इसके बारे में सॉरी, हाँ, ये आपका जो एग्जांपल होता है एडमिनिस्ट्रेटिव एंटरप्रेन्योरशिप का होता है। अब मैं आपको कुछ एंटरप्रेन्योरशिप का और भी टाइप्स का बताता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं अपॉर्चुनिटी एंटरप्रेन्योरशिप की। तो उसमें क्या होता है कि एक पर्टिकुलर कोई ऐसी सिचुएशन या एनवायरनमेंट में कुछ चेंज होता है जिसके कारण एक एंटरप्रेन्योरशिप या एक बंदा जो है एंटरप्रेन्योरशिप एक्टिविटी में आता है। जैसे इस समय क्या है, मोस्टली कुछ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है आपकी कोविड से रिलेटेड। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मास्क बनाना स्टार्ट कर दिए क्योंकि उन्हें लग रहा है, सैनिटाइजर बनाना स्टार्ट कर दिए हैं क्योंकि लग रहा है कि वो कहीं ना कहीं प्रॉफिटेबल है। किसी इन्वायरमेंट चेंज करने के कारण कोई पर्टिकुलर एंटरप्रेन्योरशिप एक्टिविटीज़ पे आता है तो उसको आप अपॉर्चुनिस्टिक एंटरप्रेन्योर बोलते हो। इसका जो मेन काम होता है आइडेंटिफाइंग, एक्सप्लॉइट एंड एग्जीक्यूट दी अपॉर्चुनिटी, ठीक है। फिर एक दूसरा होता है एक्विजिटिव एंटरप्रेन्योर, जो आपका बेसिकली कॉम्पिटिटर से सीखने की बात करता है, ठीक है। फिर हमारा होता है इंक्यूबेटिव एंटरप्रेन्योर, जो बेसिकली एक नए आइडिया, न्यू वेंचर पे फोकस करता है, ठीक है। जैसे कि एप्पल की हम बात करते हैं, एप्पल हमेशा क्रिएट करता है, चाहता है कि कोई नया प्रोडक्ट क्रिएट हो और ट्राई करता है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन क्रिएट करने की मार्केट में, ठीक है। फिर आपका एडमिनिस्ट्रेटिव एंटरप्रेन्योर जो होता है, जो बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव टेक्निक्स पे बेस्ड होता है। ये जो आपकी टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट है, जॉब रीडिजाइन है या आपका मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव है, ये कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन पे बेस्ड है और इनका जो मेन मोटिव होता है हेल्प इन सस्टेनेबल इन कॉम्पिटिटिव मार्केट इन्वायरमेंट, एक तरीके से सस्टेन करना इन कॉम्पिटिटिव मार्केट इन्वायरमेंट में इनका जो मेन मोटिव होता है, ठीक है। Which one of the following is not a personal characteristics of entrepreneur, ठीक है। तो इसमें बोला गया है कि कौन सा जो पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स है वो एंटरप्रेन्योर का नहीं होता है, ठीक है। तो इनोवेटिव तो होना चाहिए, हार्ड वर्किंग भी होना चाहिए, प्रैक्टिकल भी होना चाहिए, ठीक है। फिर आपका बात आता है सबमिसिव, ठीक है। इसका मतलब होता है हम्बल, विनम्र भी होना चाहिए ही आपका, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, हाँ, कोई जरूरी नहीं है कि वो पर्टिकुलर जो एंटरप्रेन्योर हो वो आपका विनम्र भी हो, मतलब एक तरीके से बहुत हम्बल हो। ये कोई जरूरी चीज नहीं, ये कोई इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। इनोवेशन तो होना ही चाहिए, अगर वो पर्टिकुलर कुछ नया नहीं लाएगा मार्केट में तो वो चलेगा नहीं। हार्ड वर्किंग, अगर वो बाई चांस आपका पर्टिकुलर इनोवेटिव है, सब कुछ है, जब तक उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा चीजों को तब तक नहीं होगा। प्रैक्टिकल भी होना चाहिए क्योंकि जो आपका एनवायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग उसको चेंजमेंट करनी चाहिए। सबमिसिव या आप इसको हम्बल बोल सकते हो, ये कोई इंपॉर्टेंट फीचर नहीं है आपका। तो हमारा करेक्ट आंसर 4th बन जाएगा। Which one of the following is the most insignificant reason for sickness in SSI स्मॉल स्केल इंडस्ट्री पे, जो आपका जो मोस्ट इनसिग्निफिकेंट रीजन है जिसके कारण आपका सिकनेस आता है एसएसआई में। पावर शॉर्टेज का इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होता है क्योंकि जो भी इंडस्ट्रीज आपकी
SSI में आती हैं उन्हें पावर का इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। लैक ऑफ डिमांड ऐसा भी नहीं है, डिमांड होती है। मैनेजमेंट प्रॉब्लम अभी छोड़ दो, इक्विपमेंट प्रॉब्लम्स भी इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो मैनेजमेंट की प्रॉब्लम है ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है आपकी जब हम SSI की बात करते हैं। यहाँ पे अच्छा मैनेजमेंट नहीं होता है, यहाँ पे मैनेजमेंट सही से नहीं हो पाता, इसीलिए मोस्ट ऑफ SSI आपकी बंद होती हैं, सिकनेस में चली जाती हैं। एक रिसर्च भी इस चीज़ को बताता है कि आपकी जितनी भी SSI कहीं ना कहीं सिक इंडस्ट्री में कन्वर्ट होती है, मोस्टली उसका जो रीज़न होता है मैनेजमेंट प्रॉब्लम सबसे बड़ा रीज़न होता है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन कॉमन मोटिवेशन फॉर एंटरप्रेन्योर, ठीक है। डिजायर टू मेंटेन स्टेटस क्यू, इसको रोक दो। सर्च फॉर मोर रिवॉर्डिंग वर्क, बिल्कुल सही बात है भाई, एक एंटरप्रेन्योर चाहेगा कि उसके वर्क को रिवॉर्ड किया जाए, ठीक है। पर्सनल एंड प्रोफेशनल ग्रोथ बिल्कुल चाहेगा, इंडिपेंडेंस भी कहीं ना कहीं चाहेगा। तो डिजायर टू मेंटेन स्टेटस क्यू का मतलब आपका होता है, ये आपका लेटिन फ्रेज है, इसका मतलब होता है नॉट लुकिंग फॉर चेंज, इनफ्लेक्सिबल, मतलब वो चाहता है कि जो पर्टिकुलर अभी हमारी पोजीशन है उससे चेंज ना हो, वो बेसिकली आपका फ्लेक्सिबल नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपका कॉमन मोटिवेशन नहीं होता है। एंटरप्रेन्योरशिप का आपको फ्लेक्सिबिलिटी का इंपॉर्टेंट फीचर है, कोई भी बिजनेस हो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, इवन आपकी लाइफ में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आप अगर फ्लेक्सिबल नहीं होगे तो आप एडजस्ट नहीं कर पाओगे हर जगह, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर फर्स्ट बन जाएगा, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट जो है द स्फूर्ति प्रोग्राम ऑफ द गवर्नमेंट इज टू बूस्ट प्रोटेक्शन इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्री। देखो स्फूर्ति प्रोग्राम जो था बेसिकली ये बोलता है कि ग्रांट देता है अप टू 5 करोड़, ठीक है। एंड स्फूर्ति का मैं आपको पर्टिकुलर फुल फॉर्म बताता हूँ, स्कीम ऑफ फंड फॉर रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज। इसको जो लॉन्च किया था वो MSME ने किया था, और जो KBIC है जो खादी एंड विलेज इंडस्ट्री जिसको हम बोलते हैं, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन जो नोडल एजेंसी है इसकी, और प्रोवाइडिंग फंड भी वही प्रोवाइड करती है। ये बेसिकली जो प्रोग्राम था वो आपका खादी एंड विलेज इंडस्ट्री से रिलेटेड है, ठीक है, उसको प्रमोट करने की बात करी गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम, ये भी इजीली हो जाएगा, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। हाँ, स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्री इंश्योर अ मोर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नेशनल इनकम। हाँ, बिल्कुल सही बात है कि देखो इंडिया में जो मेन प्रॉब्लम है वो है इन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, या हैव एंड हैव नॉट, ठीक है। कुछ लोगों के पास तो बहुत पैसा है एंड कुछ लोगों के पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है, ये इंडिया में एक प्रॉब्लम है। और कहीं ना कहीं इसको कम करने के लिए जो विलेज लेवल पे स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्री हैं वो कहीं ना कहीं इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए और नेशनल इनकम में कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन पे बात करती हैं हमारी, तो पहला स्टेटमेंट हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। द ओनरशिप ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज मोर वाइड स्प्रेड, ठीक है, क्योंकि जो आपकी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। देन ओनरशिप ऑफ द लार्ज स्केल इंडस्ट्री जिनका कम है, ठीक है, कम लोग आपका पर्टिकुलर लार्ज स्केल इंडस्ट्री में है क्योंकि इतना पैसा नहीं है। एंड दे पजेस मच लार्जर एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आपकी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है एक अच्छा खासा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है, आपके रूरल जो भी गांव के या विलेज के लोग होते हैं उनको अच्छा खासा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है आपकी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, ठीक है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा बोथ ए एंड आर करेक्ट, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है। देखो ये आपके टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट से लिया गया है, तो देखो सबसे पहले फैक्टर इंटेंसिव ओरिएंटेड प्रोजेक्ट जो होगा उसको आप डिवाइड करते हो लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव पे। लेबर इंटेंसिव वो प्रोजेक्ट्स होते हैं जिसपे आपको प्लांट और मशीनरी पे ज्यादा फोकस करना होता है और लेबर पे कम फोकस करना होता है। लेबर इंटेंसिव आपके वो प्रोजेक्ट होते हैं जिसपे आपको ह्यूमन रिसोर्स पे ज्यादा फोकस करना होता है, और जो प्लांट एंड मशीनरी या ऑटोमेशन है इस पे कम फोकस करना होता है, ठीक है। तो इस पे देखो फैक्टर इंटेंसिव कहाँ है, फैक्टर इंटेंसिव ओरिएंटेड क्लासिफाई प्रोजेक्ट और बेस्ड ऑन कैपिटल इंटेंसिव एंड लेबर इंटेंसिव प्रोजेक्ट, बिल्कुल सही है। तो आपका डी का फर्स्ट हो गया ना भाई, आपने फर्स्ट को एलिमिनेट कर दिया, अभी बाकी ये 3 बचे आपके। फिर दूसरा पढ़ो, कजेशन ओरिएंटेड डिमांड बेस्ड, डिमांड फॉर सर्टेन गुड्स और सर्विस, रॉ मटेरियल बेस्ड, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल एंड स्किल्स, ठीक है। तो कजेशन जो होता है बेसिकली हमारा
डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड रॉ मटेरियल एंड स्किल्स के बेस्ड पे होता है। तो देखो पढ़ो, क्लासीफाई प्रोजेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ डिमांड ऑफ फॉर गुड्स एंड सर्विस रॉ मटेरियल एंड स्किल्स, तो हमारा क्वेश्चन बेस्ड जो हो जाएगा वो सेकेंड बन जाएगा, ठीक है। तो आपका सी का सेकेंड आपने एक और एलिमिनेट कर दिया, ठीक है। फिर आपका आता है मैग्नीट्यूड ओरिएंटेड। मैग्नीट्यूड ओरिएंटेड बेसिकली बेस्ड ऑन द साइज ऑफ इन्वेस्टमेंट मेड, आपने कितना इन्वेस्टमेंट किया है, ज्यादा इन्वेस्टमेंट है, लार्ज, मीडियम और स्मॉल स्केल, ठीक है। तो कहाँ पे है मैग्नीट्यूड ओरिएंटेड, ये रहा हमारा। लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट जनरली यूज्ड है डिसाइडिंग द क्राइटेरिया ऑफ प्रोजेक्ट क्लासिफिकेशन। तो ए का आपका थर्ड हो गया, ठीक है। ए का थर्ड आपने एलिमिनेट कर लिया, करेक्ट आंसर ये बन गया। फिर जो नॉन क्वालिफाइड, एक तरीके से ऐसे प्रोजेक्ट्स जो आपके सोशल या CSR पे ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं, या जो आपका सोशल वेलफेयर है उसको हार्म करते हैं, या जो हेल्थ है, एजुकेशन, इन चीज़ों को हार्म करते हैं, उन्हें आप नॉन क्वांटिफाइबल प्रोजेक्ट बोलते हो, ठीक है। ये भी सिंपल क्वेश्चन है। An entrepreneur is not sensitive to corporate hierarchy। ये जो हमारा एंटरप्रेन्योर है वो आपका कॉर्पोरेट हायरार्की से कहीं ना कहीं सेंसिटिव नहीं होता है, ये बिल्कुल गलत है। जो आपका एंटरप्रेन्योर होता है कहीं ना कहीं आपका एम्प्लॉय होता है, और आपके कॉर्पोरेट एम्प्लॉय या मैनेजर है, और आपके कॉर्पोरेट हायरार्की जो है उससे रिलेटेड होता है। तो हमारा पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। रिस्क एंड रिटर्न ट्रेड ऑफ इज द मेन बेसिस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप बिहेवियर, बिल्कुल सही बात है। जहाँ पे आपका रिस्क ज़्यादा होगा और वहाँ पे रिटर्न भी ज़्यादा होगा, तो वहाँ पे आपका जो एंटरप्रेन्योरशिप कल्चर है वो थोड़ा सा ज़्यादा होगा, ठीक है। एंटरप्रेन्योरशिप सीक ऑटोनॉमी एंड फ्रीडम इन देयर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, बिल्कुल सही चीज़। Entrepreneurship are expected to sell their ideas to their own organization as first। मैंने आपको बताया ये आपके एम्प्लॉयज़ या मैनेजर होते हैं, पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन पे काम करते हैं, इनोवेशन पे फोकस करते हैं, दूसरे के जो रिसोर्सेज हैं उस पे काम करते हैं, रिस्क कम लेते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, जिस ऑर्गेनाइजेशन पे काम कर रहे हैं, जिस ऑर्गेनाइजेशन से रिसोर्सेज ले रहे हैं, जिस ऑर्गेनाइजेशन पे पर्टिकुलर वर्क कर रहे हैं, और उसी ऑर्गेनाइज कुछ इनोवेशन करेंगे तो उसी ऑर्गेनाइजेशन को फर्स्ट देंगे ना, ये उसी ऑर्गेनाइजेशन को फर्स्ट बताएंगे। तो हमारा जो स्टेटमेंट फर्स्ट है वो आपका फॉल्स हो जाएगा, बाकी जितने स्टेटमेंट है हमारे ट्रू हो जाएंगे इजीली। तो हमारा एक रॉन्ग हो गया। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बिजनेस आइडिया बिकम अ गुड बिजनेस अपॉर्चुनिटी व्हेन इट कवर विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। तो जो हमारा बिजनेस आइडिया है वो अट्रैक्टिव बिल्कुल होना चाहिए, इंपॉर्टेंट फीचर है, ये तो होना ही चाहिए, ये आपका एलिमिनेट हो गया, ठीक है। फिर फॉरेन कोलैबोरेशन, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका जो प्रोजेक्ट है उसमें फॉरेन कोलैबोरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कोलैबोरेशन ये कोई इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है। पॉलिटिकल सपोर्ट भी कोई इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है। ये एक तरीके से मैं बता रहा हूँ कि किताबी चीज़ें और बाहर जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं थोड़ा डिफरेंट चलती हैं। पॉलिटिकल सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है अगर बाहर की बात करते हैं हम, लेकिन अगर बात करते हैं बुक की लैंग्वेज में तो पॉलिटिकल सपोर्ट इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन अगर बाहर की बात करते हैं, अगर आपको कुछ भी बड़ा काम करना है तो वहाँ पे कहीं ना कहीं पॉलिटिकल सपोर्ट होना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टाइमलीनेस बेसिकली बात करता है कि जो आपका प्रोजेक्ट है ऐसा नहीं कि 50 साल 60 साल में प्रॉफिट देगा, आपको पर्टिकुलर कुछ टाइम के बाद प्रॉफिट देना स्टार्ट कर देना चाहिए, बिल्कुल सही चीज़ है। ड्यूरेबिलिटी मतलब पर्टिकुलर प्रॉफिटेबल हो, ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर मजबूत हो एक तरीके से कि प्रॉफिट देगा ही, लॉस नहीं होगा, ठीक है। वैल्यू एडिशन टू एंड यूजर, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वैल्यू एडिशन नहीं करेगा तो फिर आपका जो प्रोजेक्ट है वो किसी काम का नहीं है, क्योंकि आप जो भी आपका प्रोजेक्ट होगा वो बेसिकली कहीं ना कहीं कस्टमर से रिलेटेड ही होगा, ठीक है। तो हमारा जो सही आंसर बनेगा फर्स्ट ए, डी, ई एंड एफ, ठीक है। ये वाला ये रॉन्ग हो जाएगा और ये रॉन्ग हो जाएगा। IPR सिंपल सा फुल फॉर्म है, इस पर कुछ भी नहीं है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशंस, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ सोर्स ऑफ आइडिया फॉर एंटरप्रेन्योर, ठीक है। तो अब इसमें बोला गया है कि कौन सोर्स ऑफ आइडिया नहीं है, ठीक है। कौन ऐसा फैक्टर है जो एक नए आइडिया को प्रमोट नहीं करता। प्रोडक्ट प्रोफाइल बिल्कुल करती है, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट भी करेगा, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी तो करती है। कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट आपका कहीं ना कहीं किसी आइडिया के बारे में बात नहीं करता है, ठीक है।
नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, IDBI, सिंपल सा है ये क्वेश्चन, कुछ भी नहीं है। इसका जो फुल फॉर्म होता है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जो बेसिकली इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने पे बात करती है, ठीक है। तो आज हमने 14 क्वेश्चंस देखे और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनसे रिलेटेड जितने भी हो सके उतने MCQ आप लगाइए ज़्यादा से ज़्यादा, और प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और खूब सारा शेयर किया करो। एंड प्लीज़ मास्क पहनिए और जितना हो सके बाहर कम जाइए, क्योंकि सिचुएशन अभी ठीक नहीं चल रही है, बहुत ज़्यादा दिक्कत है इस समय। तो जितना हो सके घर पे रहो और अच्छे से पढ़ाई करो और टेंशन मत लो एग्ज़ाम की, अपनी स्टडी पे फोकस करो, अपने जितने हो सके उतने कंसेप्ट्स को क्लियर